देश अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। ऐसे में आज आपको बताएंगे आज़ादी की पहली सुबह की कहानी। जब माउंटबेटन की बग्घी को भीड़ ने घेर लिया, तब नेहरू को अकेले फहराना पड़ा था आज का तिरंगा। आज आपको वही पुराने किस्से बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। 14 अगस्त 1947 को लुटियंस की बनाई गई दिल्ली के यार्क रोड बंगला नंबर 17 पर काफ़ी चहल पहल थी। ये उन दिनों जवाहरलाल नेहरू का घर हुआ करता था, जो कुछ ही घंटों बाद आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। भले ही दिल्ली में लोग खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन लाहौर और कलकत्ता जैसे इलाकों सांप्रदायिक दंगों की चपेट में थे। गांधी जी ने भी आज़ादी के जश्न में शामिल होने से इनकार कर दिया था। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत लिखा, आप राष्ट्रपिता हैं, पहला स्वाधीनता दिवस है, हम चाहते हैं कि आप दिल्ली आकर अपना आशीर्वाद हमें दें। गांधी का जवाब आया, जब कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तब मैं दिल्ली में जश्न मनाने कैसे जा सकता हूं? मैं यहाँ शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। गांधी ने इस खत के साथ उपहार के तौर पर नेहरू और पटेल को दूत के हाथों एक सूखा पत्ता भी भिजवाया था। 14 अगस्त को सूरज डूबने के साथ ही सरकारी इमारतों और सैन्य छावनियों से अंग्रेजी झंडे यूनियन जैक को भी उतारा जाने लगा था। करीब 200 साल तक अंग्रेजी शासन का प्रतीक बना रहा ये झंडा आखिरकार इस सरजमी से उतर रहा था। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से ये गुजारिश की कि भारत का झंडा चढ़ाते हुए भले ही खूब समारोह किए जाएं, लेकिन इंग्लैंड का झंडा उतारने का कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित ना हो, अंग्रेजों की भावनाएं आहत ना की जाएं। नेहरू इसके लिए तैयार भी हो गए और यूनियन जैक को उतारने से संबंधित कोई भी समारोह देश में नहीं रखा गया। वापस लौटते हैं उसी यार्क रोड स्थित 17 नंबर बंगले पर। मद्रास के नटराज मंदिर से कुछ सन्यासियों का जुलूस इस बंगले की तरफ बढ़ रहा था। सन्यासी अपने साथ सिल्क का पीतांबर, तंजौर नदी का जल, नटराज मंदिर के प्रसाद वाले चावल साथ में लेकर आए थे। ये सन्यासी नेहरू को भगवान का आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिखाया था। हालांकि नेहरू पूरे देश के पीएम बनने वाले थे। ऐसे में सन्यासियों ने न सिर्फ नेहरू को पीतांबर पहनाया, बल्कि उनका माथा राख तिलक से भी सान दिया। नेहरू जैसे नास्तिक और तर्कवादी व्यक्ति ने भी उन सन्यासियों को रोकने की चेष्टा नहीं की। लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखती हैं, उनके सामने जो कठिन समस्याएं आने वाली थी, नेहरू को उनका अंदाज़ा होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए उन्हें हर रास्ते पर चलना होगा, चाहे वो साधन आध्यात्म ही क्यों ना हो, जिसे वे यकीनन तौर पर नहीं मानते हैं। अपने माथे पर लगी राख को नेहरू ने पोंछा ही था कि उनका फ़ोन बजा। उस वक्त नेहरू के साथ बेटी इंदिरा और मेहमान पद्मजा नायडू मौजूद थीं। फ़ोन पर बात करने के बाद नेहरू इतने घबराए हुए थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। ये फ़ोन अब पाकिस्तान का हिस्सा चुके लाहौर से आया था। वहाँ के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों में पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। प्यासे लोग जब पानी के लिए बाहर निकलते गए तो मुसलमान उन्हें निशाना बना रहे थे। लाहौर शहर धू धू कर जल रहा था। कुछ घंटे बाद नेहरू को भारत की आज़ादी के मौके पर भाषण देना था। बेहद धीमे स्वर में नेहरू ने कहा, आज रात को मैं क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा, कैसे यह ढोंग रचूँगा कि आज़ादी पाने की खुशी मेरे दिल में नहीं समा रही है। 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे भारत एक आज़ाद मुल्क बनने वाला था। संविधान सभा खचाखच भरी हुई थी। जिस हॉल में हमेशा से ब्रिटिश वायसरायों की भव्य रॉयल पेंटिंग्स लगा रहती थी, आज वहीं पर तिरंगे की शान से लहरा रहा था वह भवन। खादी पहने हुए एक व्यक्ति संविधान सभा के ऊपर के गलियारे में बैठा हुआ था, जहां से सभी उसे देख सकते थे। गुलाब की पंखुड़ियों के बीच उसने अपने दोनों हाथों में शंख पकड़ रखा था। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे, वो देश की जनता का सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सभा में ठीक 12:55 पर मंच पर नेहरू पहुंचते हैं। उनकी सूती बंडी के एक काज में गुलाब का फूल पिरोया हुआ था। लाहौर की खबर वाला टेलीफोन आने के बाद से ही नेहरू का मन भर सा गया था। इस भाषण के लिए उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की थी। भाषण लिखने का ना तो नेहरू का मन था और ना ही इतना समय मिल पाया था कि वो तैयारी कर पाते। नेहरू को पता था कि सदन के पटल पर जो भी वो बोलेंगे, वो उनके मन की बात सच्ची आवाज़ होगी। तभी सदन में नेहरू की आवाज़ गूंजी, आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। आज जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही
आज़ाद हो जाएगा। लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखा था, पंडित नेहरू ने बाद में अपनी बहन को इस भाषण के बारे में बताया कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ। शब्द जुबान पर आते जा रहे थे और फिसलते जा रहे थे, जबकि दिमाग में लाहौर की आग लगी हुई थी। हालांकि वीडियो में नेहरू कुछ पढ़ते नजर जरूर आते हैं। जैसे ही घड़ी ने 12 का कांटा छुआ, कड़कती बिजली के साथ जोरदार शंखनाद हुआ। हजारों की भीड़ ने संसद भवन को घेर रखा था। मूसलाधार बारिश के बीच महात्मा गांधी की जय के नारे लगने लगे। सुचेता कृपलानी ने अपनी अल्लामा इकबाल का लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी गाया। लेखक खुशवंत सिंह भी उस रात भीड़ में मौजूद थे। उस दिन के वाक्य को याद करते हुए वो लिखते हैं, 14 से 15 की रात को मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर था। लोगों में जोश इतना था कि कोई हिसाब ही नहीं था। वहाँ मौजूद लोगों में ज़्यादातर मेरे जैसे लोग थे जो पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर भारत आए हुए थे। लोग अपना सब कुछ गंवा चुके थे, लेकिन उस वक्त भीड़ में इतना उत्साह था कि वे सब कुछ भुलाकर देश की आज़ादी के नारे लगा रहे थे। तारीख 15 अगस्त, ये आज़ाद भारत की पहली सुबह थी और उम्मीद की किरणें फूट रही थी। सुबह के 8 बजे सबसे पहले शपथ ग्रहण का सरकारी कार्यक्रम रखा गया था। माउंटबेटन ने इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को शपथ दिलाई गई, उसके बाद नेहरू और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पंडित नेहरू सूती जोधपुरी पायजामा और बंडी पहने हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सफ़ेद धोती पहने हुए थे और बाकी नेता गांधी टोपी लगाए हुए थे, जिनको उनको पहचाना जा सकता था। इस दौरान एक और वाकया हुआ। आज़ादी मिलने के बाद 20 मिनट बाद नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद माउंटबेटन के पास गए और उन्होंने देश का पहला गवर्नर जनरल बनने का न्योता दिया। साथ ही पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक लिफाफे में पहली कैबिनेट मंत्रियों की सूची भी सौंपी। जब वो लिफाफा खोला गया तो वो खाली निकला। सब हैरान रह गए, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद वो लिस्ट नेहरू के दफ्तर में ही मिल गई। पहले माउंटबेटन ने अपना दायां हाथ आगे कर शपथ ली कि स्वतंत्र भारत के पहले सेवक के रूप में वो पूरे हृदय और मेहनत के साथ सेवा करेंगे। इसके बाद एक नेता आते गए और मंत्री पद की शपथ लेते गए। इस कैबिनेट में 5 अलग अलग धर्मों से आए 13 मंत्री थे, जिसमें एक महिला भी थी। वायसराय को पहले 31 तोपों की सलामी हुआ करती थी। गवर्नर जनरल की सलामी घटाकर 21 तोपों की कर दी गई। गवर्नमेंट हाउस के बाहर उन 21 तोपों ने गरजना शुरू कर दिया और पूरी दिल्ली में आज़ादी की पहली सुबह का ऐलान हो गया। दिन बीतने के साथ ही दिल्ली की सभी दिशाओं से लोगों का सैलाब संसद भवन और इंडिया गेट के बाहर उमड़ने लगा। बैलगाड़ियों, तांगों, कारों, ट्रकों, रेलगाड़ियों, बसों, साइकिलों और पैदल चलकर, लेकिन 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। माउंटबेटन ने इस आयोजन के लिए जो प्लानिंग की थी वो धरी की धरी रह गई। उनकी खुद की बग्घी भीड़ में फंस गई। बैरिकेटिंग का पता ही नहीं चला। आखिरकार इतनी भीड़ के बीच गवर्नर जनरल उस मंच तक नहीं पहुंच सके जहां से तिरंगा फहराया जाना था। तभी माउंटबेटन ने नेहरू को तेज आवाज लगाकर कहा कि वो तिरंगा फहरा दें। माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर खड़े होकर ही तिरंगे को अपनी सलामी दी। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश के नाम संबोधन करते हैं, लेकिन 1947 में पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 15 अगस्त नहीं बल्कि 16 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया था और पूरे देश को संबोधित किया था। इसी भाषण में नेहरू ने खुद को देश का प्रथम सेवक बताया था। आज़ादी को मिले 75 साल पूरे हो चुके हैं और हमने इन 75 सालों का सफ़र बहुत ही उतार और चढ़ाव के साथ देखा है। चाहे वो खेलों में की गई प्रगति हो या विश्व गुरु के पटल पर फिर से भारत का पहुंचना हो, विदेशों में बढ़ती धाक हो या औद्योगिकीकरण और सड़कों के मामले में भारत का बढ़ता वर्चस्व हो, हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी यही कामना रहेगी और आप सबकी भी कोशिश कि भारत को हम फिर से एक बार सुदृढ़ मजबूत बनाकर पूरे विश्व के अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।